हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो मैं पार्ट 3 सर्कल में जो भी आपके लिए कवर करवाने वाला हूँ, एक बार उसकी झलक दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। और बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो भी आपने पढ़ा है इसकी एक बार पीडीएफ जरूर दे देते। तो भाई हर लेक्चर की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पे मिल जाती है। टेलीग्राम कहाँ पे मिलेगा? तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन पे जाओ, एक बार टेलीग्राम पे ऐड हो और वहां पे आप हमसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने चाहता तो मैं पिछले वाले लेक्चर में कवर कर सकता था, बट आई फील दैट कि थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और थोड़े से इंपॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जिसमें एक एक बारीकी के साथ आपको बताना पड़ेगा। तो जस्ट बी पेशेंट अबाउट द लेक्चर, थोड़ा सा बने रहिए, यकीन मानना वीडियो के एंड में आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अच्छा पहले ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बेसिकली दो चीजें होती है आपके पास। अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है इस तरीके से और दूसरा यहाँ पे एक सर्कल है, तो दो चीजें, एक होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट क्या होती है कि अगर आपने एक ऐसी टेंजेंट डाली जिसमें दोनों सर्कलों के जो सेंटर्स हैं वो एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं, जैसे कि इसी तरफ लाई कर रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा कि वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अगर मैं इस वाली की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक सेंटर तो आ गया इस तरफ और एक इस तरफ आ गया। तो जब अपोजिट साइड में सेंटर पड़ जाएंगे किसी भी टेंजेंट के, तो वो हो जाएगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और जब सेम साइड में आपके सेंटर्स पड़ेंगे तो वो हो जाएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। बस इतना सा कंसेप्ट है, आगे बनिए, बहुत सारी चीजें कवर होंगी। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि भाई नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, या फिर नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कितनी होगी, या डायरेक्ट कितनी होगी, तो वो हमें कैसे पता लगता है? उसके 5 केस हैं, पांचों के पांचों आपको कॉपी पे नोट करने। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन सिचुएशन यू हैव टू फाइंड कि कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगे। ठीक है, चलिए पहला है आपके पास, अगर आपके सेंटर्स की दूरी C1 और C2 का सिंपल सा मतलब है कि C1 और C2, भाई इसी पॉइंट सर्कल की इक्वेशन पता है तो इसका मतलब सिंपल ही आपको सर्कल के सेंटर्स के कोऑर्डिनेट पता है। सेंटर्स के कोऑर्डिनेट पता है तो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला यू कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। जब आपको C1 और C2 का डिस्टेंस पता लग जाएगा, अगर आपने देखा, आइडेंटिफाई किया कि वो रेडियस के सम से ज्यादा आ रहा है, कि मतलब ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, और इन दोनों के सम से ज्यादा आ रहा है सेंटर का डिस्टेंस, तो मतलब वो सर्कल में कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, दूर दूर होंगे। तो वहां पे सुनिए क्या होता है कि दो तो आपकी कैसी आएंगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ब्लू वाली जो है वो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और जो ग्रीन वाली है वो आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो दो आ जाएंगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। पहला केस क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस ये है कि अगर मान लीजिए सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस है, C1 और C2 के जो बीच की डिस्टेंस है, अगर वो दोनों रेडियसों के सम के बराबर आ गई, इसका मतलब सिंपली कि यहां से आपने देखा ये R1 है और यहां से आपने देखा ये R2 है, और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 C2, यानी सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के बराबर आ जाते हैं। तो उस केस में सिंपल कुछ नहीं है मेरे भाई, दो तो आ जाएंगे आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये क्यों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है? क्योंकि इनके जो सेंटर्स हैं वो सेम साइड पे। एक आ जाएगी सिंपली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ इस तरफ सेंटर है और दूसरा इस तरफ सेंटर है, तो अपोजिट साइड्स में इसके सेंटर पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है और दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये आपको याद भी रख सकते हो और फिगर बना के भी देख सकते हो, सबसे मजे की बात है ना। पर ये केसेस याद रखने होंगे, ठीक है। तीसरा केस आपके लिए ये है कि अगर आपके सेंटर्स के जो बीच की दूरी है, यानी C1 और C2 के बीच की दूरी है, अगर वो R1 माइनस R2 से बड़ा और R1 प्लस R2 से छोटा आ जाता है, तो सिंपल बात है, आपको ये याद रखना, इस तरीके का ऐसा फिगर बनता है। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट हैव टू रिमेंबर द केसेस। और किसी को डिटेल में जानना तो टेलीग्राम पे आ जाना, मैं वहां पे डिटेल में समझा दूंगा। पर अभी क्योंकि आपका एग्जाम है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द केस एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि कितना नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे। या आप सिंपली सोच सकते हो कि यार R1 प्लस R2 मतलब कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो रही थी पहले, बाहर हो जाएगा, अब उससे थोड़ा कम हो जाएगा, और इतना भी कम नहीं होगा कि वो एकदम अंदर आ जाए। R1 माइनस R2 से बड़ा ही रखना है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे कोई भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं आएगी। देख सकते हो आप, कोई भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं आएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे दो कॉमन टेंजेंट आ जाएंगी। वो कौन सी होंगी? दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, जिसके सेंटर्स जो है वो एक ही साइड पे पड़ेंगे। तीसरा केस भी याद हुआ। चौथा केस ये कहता है कि भाई अगर सेंटर्स के बीच की जो दूरी है C1 C2, अगर वो R1 माइनस R2 के मॉड के बराबर है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक ही यहाँ पे कॉमन टेंजेंट आएगी, वो भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, मतलब दोनों सेंटर सेम साइड पे होंगे। यहाँ पे कोई भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं आएगी। ये कंडीशन कब है? जब C1 C2 यानी कि जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो दोनों रेडियस के डिफरेंस के बराबर है। यानी कि आपने ये रेडियस देखी R2 और यहां से लेके यहां तक मान लीजिए R1, ठीक है। मैं सब बता भी देता हूं सो दैट यू गेट टू आइडिया। तो R1 में से मैं R2 को घटाऊंगा मेरे भाई, तो बीच की डिस्टेंस यही आएगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? R1 माइनस R2 ही होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अगर ये पर्टिकुलर केस होता है तो बेसिकली जो वो सर्कल है वो इंटरनली उसे टच कर रहा होगा, और जब वो इंटरनली टच कर रहा होगा तो एक ही कॉमन टेंजेंट होगा, और वो होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। खत्म हुआ। अब पांचवा केस याद रख लीजिए बस। पांचवा केस है बच्चा आपके लिए कि अगर C1 C2 जो है उसकी जो डिस्टेंस है,
अगर वो R1 माइनस R2 से भी छोटी आ जाती है, मतलब वो बहुत पास हो जाएंगे दोनों के सेंटर, इतने पास हो जाएंगे कि वो उन दोनों के डिफरेंस से भी पास हो जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं आता। उसकी जो सिचुएशन है, जब आप उसका फिगर बनाओगे, यू विल आइडेंटिफाई कि एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं आती है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज 5 केसेस। एक बार आंख बंद करो और लिखो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। तो इसमें क्या होता है, पहले तो आपको फिगर थोड़ा सा डरा देगा, चीजें लिखी हुई डरा देगी, पर यकीन मानना, बी पेशेंट अबाउट इट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू विद इन 2 मिनट्स। देखो कुछ नहीं, आपके पास एक 2 लाल कलर के सर्कल है, ऑब्वियसली वहां पे आपने क्या किया, एक डाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दूसरी भी डाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जब ये किसी पॉइंट पी पे मिलेगी तो आपको पहले तो एक चीज याद रखनी है, जब आप इसके सर्कल के सेंटर्स को जोड़ोगे और वो लाइन पास करोगे तो गारंटी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। ये एक पॉइंट है, इसे रिमेंबर रखना है। दूसरा क्या होगा आपके लिए कि भाई ऑब्वियसली बात है कि जो ये वाला ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट हो जाएगा। सबसे मजे की बात, कॉन्करेंट हो जाएगा, तो जो क्यों कॉन्करेंट है भाई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा, है ना, दोनों में एक कॉमन साइड हो गई है, रेडियस दोनों के बराबर हो गए, और एक राइट एंगल भी दिख गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर है, दोनों एंगल थीटा थीटा हो जाएंगे भाई। अच्छा, अगला पॉइंट क्या नोट करना है, यहां से मैंने कंस्ट्रक्शन किया आपके लिए। क्या किया मैंने, इसके सेंटर से बेसिकली एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है जो इसके पैरेलल है। जब इसके वो पैरेलल है तो दोनों लेंथ भी बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल अपना आप ही फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो 390, तो चौथे को क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होने के लिए 90 होना ही पड़ेगा। अब ये 90 इसके पैरेलल भी डाला था भाई हर बार, ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी डाला था, तो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। अब सुनो सुनो सुनो, सबसे मजे की बात, मुझे ये बताओ, अगर ये लेंथ R1 है, ये लेंथ R2 है, और ये R2 इतनी भी R2 है, तो ऑब्वियसली बात है ये टोटल R1 में से घटाऊंगा तो R2 बचेगा, R1 माइनस R2, यानी ये टोटल R1 थी, इसमें से R2 घटा दूंगा तो नीचे वाली बचेगी कि नहीं, R1 माइनस R2। वेरी गुड वेरी गुड, चीजें समझ आ रही है मतलब इस। और दूसरा क्या है कि भाई आपके पास अगर ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो जस्ट सोचो कि टू पैरेलल लाइन कट बाय ट्रांसवर्सल, कैन आई से दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, है ना, ये देखो टू पैरेलल लाइन कट बाय ट्रांसवर्सल, ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके, थीटा थीटा हो जाएंगे। अब सोचो यार, जब ये एंगल आपके पास थीटा है तो इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज क्यों हुआ, क्योंकि भाई यहाँ पे राइट एंगल बन रहा था, और ये परपेंडिकुलर क्या है, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 डिवाइड में C1 C2 क्यों लिया, क्योंकि सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। तो सर्कल की अगर आपको इक्वेशन पता होगी, मतलब रेडियस पता होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, तो क्या आप साइन थीटा निकाल सकते हो। अब सोचो जब आप साइन थीटा निकाल सकते हो तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ R1 माइनस R2 अपॉन C1 C2 आ जाएगी, और जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन C1 C2 हो जाएगा। सर आपने 2 थीटा से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे भाई जो ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनके बीच में जो टोटल एंगल बन रहा है DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बीच में जो टोटल एंगल बन रहा है वो 2 थीटा का बन रहा है, उसकी वैल्यू ये हो गई, खत्म। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो आपको याद रखनी है, एक तो बहुत सिंपल है कि जो ट्राइंगल PC2 और T2 है, PC2 और T2 और PC1 और T1, वो दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि भाई जो PC2 अपॉन PC1 का रेशियो होगा वो R2 अपॉन R1 के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है बेसिकली, है ना, सॉरी सिमिलर है। ये वाला ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो वहां से आप एक रेशियो निकाल सकते हो कि PC2 अपॉन PC1 जो होगा वो ऑब्वियसली बात है कि R2 अपॉन R1 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज और ऑब्जर्व की कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है भाई। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 R2 का स्क्वायर। इसे आप मैं हल्का सा समझा देता हूँ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी थी, इसकी लेंथ, यानी इस लेंथ की वो बात कर रहा है, पता है, इस लेंथ की। अच्छा दिमाग लगा के बताओ, जो ये लेंथ होगी वो ऑब्वियसली वो ये भी वही लेंथ होगी। अब इस ट्राइंगल में मेरे को बताओ, आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता है C1 C2, आपको ये R1 माइनस R2 पता है, तो C1 C2 मतलब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर मैं R1 माइनस R2 का स्क्वायर घटाऊंगा तो गारंटी है यही वाली लेंथ मिलेगी, और यही लेंथ तो क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है। तो इस पूरे पेज में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं समझा दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे भी ऐड कर लो। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चीजें समझ आ रही है बहुत अच्छे से, तो प्लीज एक लाइक तो वीडियो को बनता है और एक कमेंट जरूर बनता है, क्योंकि इसके अगले पार्ट अगर आपको चाहिए तो एक कमेंट जरूर मैं पढ़ूंगा आपका। ठीक है, अगला आपके लिए कंसेप्ट लेके आया हूं
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का तो बहुत सिंपल है, अगर दो फिगर है आपके पास, एक सर्कल यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे, ठीक है। अब दो क्या है इसमें, क्या किया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्यों है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट में क्या होगा, सेंटर एक ही साइड होगा। ट्रांसवर्स में क्या होगा, अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो सेंटर एक तरफ होगा और दूसरा वाला सेंटर सिंपली एक तरफ होगा, ठीक है। तो भाई ये ग्रीन वाले से मैंने दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट डाल दी। अब सोचना, बहुत अच्छा फिगर है, थोड़ा सा डरावना लग सकता है पर बस क्लियरिटी के साथ समझना, ठीक है। आपके पास एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक कॉमन टेंजेंट ये डाला, एक कॉमन टेंजेंट ये डाला, अभी तक ये चीजें की। सोचो ये वाला जो ट्राइंगल है, क्या वो इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट हो जाएगा? कॉमन साइड भी दिख रही है, R2 भी दिख रहा है और राइट एंगल भी दिख रहा है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से, वो दोनों कॉन्करेंट हो जाएंगे। कॉन्करेंट तो मतलब ये एंगल थीटा, ये थीटा। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल की कहानी पता है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अब जस्ट इमेजिन करना मेरे साथ दिमाग लगा के, अगर मैं इस पॉइंट से कंस्ट्रक्शन करूं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इस पर्टिकुलर वाली लाइन के पैरेलल होगी, तो भाई मैंने यही लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल ड्रॉ कर दी। और ऑब्वियसली अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं यहां से लेके यहां तक, तो गारंटी है कि ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई ये 90 है क्योंकि ये टेंजेंट है, ये 90 है क्योंकि यहाँ 90 है, तो 180 करने के लिए इसे 90 होना ही पड़ेगा। और ये 90 क्यों है? क्योंकि इसी की पैरेलल डाली, तो जब दो पैरेलल लाइनें ड्रॉ करते हैं बच्चा, तो आपको पता है कि इन दोनों का सम 180 होता है, तो एक 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90 होगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, गारंटी 90 होगा। मैंने मान लिया कि जो आई है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब दिमाग लगा के मेरे को ये बताओ कि आपको फील आ रही है कि क्या फील आ रही है आपको कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो देखो एरो जब कहीं पे रहता है तो एरो का मतलब पैरेलल, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है और ट्रांसवर्स ने इसे काट दिया तो उसका सिंपल मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल भी अगर थीटा है तो इसे मैं बड़े प्यार से बड़े आराम से थीटा लिख सकता हूं। अगर इतनी कहानी समझ आ गई ना, बहुत चीजें क्लियर होगी। कैसे मैं सिखाता हूं। अगर मैं बात करूं C1 ट्राइंगल, C2 ट्राइंगल और आई की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको सब लिख जाएगा, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। C1 C2 और आई की अगर मैं बात करूं, C1 C2 और आई की, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कितना, R1 + R2 अपॉन C1 C2। कैसे यार? तो देखो यार, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, R1 + R2। R1 + R2 होगा और नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, C1 C2, क्योंकि भाई डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स हो जाएगा। लिख सकते हो साइन थीटा की वैल्यू। अगर किसी ने दोनों के बीच एंगल पूछा तो आपको हर बार क्या बताना है, 2 थीटा ही तो बताना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पिछली बार क्या फॉर्मूला था आपके पास, पिछली बार फॉर्मूला था 2 sin इनवर्स R1 - R2 अपॉन C1 C2। वो कब था? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे। आपको याद रखने, पीडीएफ में भेज दूंगा, याद तभी हो पाएगा जब बार बार लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो एंगल क्या होगा, 2 थीटा ही होगा, लेकिन इस बार R1 + R2 अपॉन C1 C2 आ जाएगा। तो वही थीटा निकालोगे, साइन इनवर्स R1 + R2 अपॉन C1 C2। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 थीटा चाहिए, ताकि यू गेट द एंगल 2 थीटा, ताकि आपको 2 थीटा मिल जाए। अब सुनो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की अगर मैं बात करूं तो पहले तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसमें दिखनी चाहिए। तो एक T1 से लेके जो T2 तक की लेंथ है ना बेटा, वही आपकी क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ है। अब जस्ट इमेजिन द थिंग, मेरे को ये बताओ, जो ये क्योंकि रेक्टेंगल बन चुका है तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये लेंथ होगी बेटा, वही लेंथ इसके बराबर भी होगी। ये दोनों लेंथें बराबर होंगी ना। तो जब ये लेंथ इसके बराबर है तो चाहे मैं इसकी लेंथ निकालूं चाहे मैं इसकी लेंथ निकालूं, बात एक ही है। मैं सोच रहा हूं इसकी लेंथ निकाल दूं क्योंकि ये आसान है। सर कैसे आसान है? क्योंकि मेरे को पता है ये जो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल में मेरे को C1 C2 यानी इन दोनों की लेंथ पता है, क्योंकि सर्कल के इक्वेशन पता है, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है। तो मेरे को ये लेंथ पता है जी, C1 C2। अच्छा सर और क्या पता है? भाई रेडियस भी पता है यार, ये R2 है तो ये R1 ही होगा ना। ऑब्वियसली ये R1 क्यों होगा? क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा था, तो अगर ये R1 है तो ये भी R1 होगा, गारंटी है, कोई भी डाउट नहीं छूटा होगा। तो R2 + R1 आ गया। अब सोचो सोचो सोचो, ये आपके लिए हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, ये एक साइड का काम कर रहा है। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर मैं साइड का स्क्वायर घटा दूंगा तो गारंटी है इसी का स्क्वायर बचेगा। तो गारंटी है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। कंसेप्ट खत्म। कोई भी डाउट है टेलीग्राम पे पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आई फील की चीजें समझ आ रही होंगी, मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक बनता है भाई। देखो आपके लिए मेहनत हो रही है। और अगला पार्ट चाहिए, इलिप्स पे आने वाला है, सॉरी पैराबोला पे आएगा। पहले पैराबोला पे आएगा, उसके बाद इलिप्स, हाइपरबोला, इस तरीके से कंटिन्यू सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए अगला कंसेप्ट है रेडिकल एक्सिस का। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि देखो रेडिकल एक्सिस क्या होती है, अगर आपके पास एक सर्कल ये दिया है, दूसरा सर्कल ये दिया है, सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लो -G -F -G2 -F2 दोनों लिखे हैं आपके सामने। तो बेसिकली जो रेडिकल एक्सिस होती है वो किस पॉइंट्स का लोकस होती है आपके पास, जिनकी जो पावर है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल वो बराबर है। पावर हमने सीखा था, नहीं याद है? S1। अगर मान लो ये पॉइंट मेरे को पता है H, तो इसको अगर मेरे को इसकी पावर पता करनी है तो मैं क्या करता था, सर्कल की इक्वेशन में डाल देता था, इस वाले में भी और इस वाले में भी। अगर पावर दोनों की सेम है, मतलब S1 अगर S2 के बराबर है, तो उन सारे पॉइंट का जो लोकस है वो
रेडिकल एक्सिस होगा। अब सोचो पॉइंट यहाँ डाला S1 इक्वल टू S2, जब पॉइंट डालोगे आप तो उसके बाद एक कंडीशन निकल के आती है, जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन। आपको फील आ रहा कि h k को मैंने x और y से रिप्लेस कर दिया, लोकस निकालने के लिए तो यही करते थे ना, h k में पहले मान लो और फिर उसे किस में कन्वर्ट कर दो, लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। जैसे बेटा आप लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, लाइन किसकी आएगी, आपकी ये वाली लाइन आएगी। इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जस्ट हैव टू रिमेंबर। अच्छा एक और कंसेप्ट आता है रेडिकल सेंटर का, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 3 सर्कल है, आपको रेडिकल सेंटर निकालना है, यानी कि तीनों रेडिकल एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब दिमाग लगाओ, S1 S2 पता है तो क्या S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 से एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। S2 S3 पता है तो S2 माइनस S3 से एक इक्वेशन आ जाएगी। S1 S3 पता है तो इससे भी एक इक्वेशन आ जाएगी। तीनों इक्वेशन, 3 वेरिएबल, तीनों को सॉल्व करूंगा तो बेटा गारंटी है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वही रेडिकल सेंटर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कंटिन्यू, और मैं अगला पार्ट आपके लिए रिलीज कर दूंगा।